नमस्कार साथियों, आज हम इस चैप्टर लोकतंत्र में ये देखते हैं कि क्या लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, उसके योगदान में जो लैंडमार्क काम है वो क्या है, उनकी डेफिनेशन, पुस्तकों के नाम जो इस पुस्तक में एक फैक्ट्स के रूप में दिए हैं वो देखते हैं। ब्राइस ने कहा, शासन प्रणाली जिसमें कानून की दृष्टि से सत्ता किसी वर्ग विशेष के हाथ में नहीं रहती बल्कि समुदाय के सभी सदस्यों में निहित होती है, वह व्यवस्था कहलाती है डेमोक्रेसी। यानी ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बाय ब्राइस है। ट्रिक के रूप में सत्ता सभी वर्गों के हाथ में रहे वह व्यवस्था डेमोक्रेसी है, ब्राइस। अरस्तु ने मिश्रित संविधान का कॉन्सेप्ट दिया, अरिस्टोक्रेसी प्लस डेमोक्रेसी। इसमें सत्ता कुलीन वर्ग के हाथ में तथा शासन की नीतियों के लिए जनसाधारण की सहमति आवश्यक होती है। स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया है वो जो इसकी डेफिनेशन मानता है। देखिए, ये जो अरस्तु का मिश्रित संविधान का है ये अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा अलग मिलता है, तो इसके लिए मैंने 2-3 स्रोत को खंगाला। तो जो स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया है वो ये कहता है कि अरिस्टोटल्स पॉलिटी ओब्लिक मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मिक्सचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। हमें यह विभाजन याद है, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, टायरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। तो जहाँ गाबा में लिखा है कि मिश्रित संविधान है वो अरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का मिक्स है, वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं कि यह ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का मिक्स है। लेकिन सिद्धांत के रूप में या दर्शन के रूप में जो इसमें बात महत्वपूर्ण है वो है कि यह सत्ता कुलीन वर्ग के हाथ में होती है और शासन की नीतियों के लिए जनसाधारण की सहमति आवश्यक होती है। यानी दो शासन का ये मिक्स रूप होता है और दो अतिवाद से बचने के लिए दोनों का मध्यम पथ को इसमें अपनाया जाता है। इसमें डोमिनेंस ऑफ मिडिल क्लास होता है, मिडिल ग्रुप्स का होता है। अवॉइड डोमिनेंस बाय आइदर एक्सट्रीम, यानी दोनों अतिवादियों के प्रभुत्व से बचना है। दैट इज़ वाई बेस्ट रिजिम टू कंट्रोल फैक्शन, इसी वजह से गुटबाजी को नियंत्रित करने के लिए बेस्ट रिजिम है, ऐसा अरस्तु ने माना। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि इसमें क्या कौन सा फाइनल है, तो ये आप अपने विवेक पे है। मेरा ये मानना है कि हो सकता है दोनों सही हों, कुछ और ज़्यादा डिटेल में अरस्तु ने या दो अलग अलग जगह अलग अलग संदर्भ में ये बताया हो, इसलिए दोनों विधिवेताओं ने, दोनों विद्वानों ने अलग अलग लिखा हो। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से यूनिवर्सल मेल अडल्ट सफरेज, यह सभी को पता है कि यूनिवर्सल सफरेज कहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन मेल अडल्ट यानी सारे पुरुषों को सबसे पहले मताधिकार कहाँ दिया गया, फ्रांस में 1848 में। क्योंकि हमें सब पता है कि सबसे पहले सिर्फ अमीरों को, कुलीन को, धर्माधिकारियों को, इनको मताधिकार का राइट था। धीरे धीरे डेमोक्रेटाइज होते होते सबसे पहले सभी पुरुषों को मताधिकार फ्रांस में दिया गया। स्त्री मताधिकार की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड 1893, अमेरिका 1919, इंग्लैंड 1928, फ्रांस 1945, भारत 1950 तथा स्विट्ज़रलैंड 1971। देखिए, स्विट्ज़रलैंड और ये वैसे आदर्श लोकतंत्र माने जाते हैं, लेकिन स्त्री मताधिकार के मामले में स्विट्ज़रलैंड बहुत लेट है। डाइसी की पुस्तक लॉ एंड पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी 1905। जेम्स ब्राइस की 2 पुस्तक, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1893 की और मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921 की। ब्राइस ने लोकतंत्र की कसौटी मानी जन कल्याण, और जो लोकतंत्र की डेफिनेशन थी वो क्या थी, सत्ता सभी समुदायों में बंटी होती है। उन्होंने माना कि लोकतंत्र क्यों अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र सेल्फ एजुकेशन के लिए सबसे अच्छी प्रणाली है, शासन के स्तर को ऊंचा उठाता है, विश्व बंधुत्व की कल्पना को साकार करता है। गाइडेड डेमोक्रेसी का विचार सुकर्णो ने दिया 1957 में। इसके अनुसार
इसमें परामर्श तो किया जाता है सभी से, लेकिन निर्णय अंतिम रूप से विवेक से होता है। कंसल्टेशन नोट रिप्रेजेंटेशन, यानी क्वेश्चन हो कि कंसल्टेशन नोट रिप्रेजेंटेशन में विश्वास करती है कौन? गाइडेड डेमोक्रेसी। सीडी बर्न्स, सारी शासन व्यवस्था एक शिक्षा प्रणाली होती है, यानी शिक्षा प्रणाली सारी शासन व्यवस्थाएं ये कार्य करती है, लेकिन सर्वोत्तम शिक्षा आत्म शिक्षा है, सेल्फ एजुकेशन है, और यह सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में मिलती है। इस तरीके से ब्राइस की तरह बर्न्स ने भी सेल्फ एजुकेशन के तर्क के आधार पर लोकतंत्र का डिफेंस किया, लोकतंत्र को अभिष्ट बताया। लास्ट की 1938 में इनकी पुस्तक आई ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में एक गंभीर असंगति है। आर्थिक शक्ति गिने चुने लोगों के हाथ में होती है और राजनीतिक शक्ति का व्यापक आधार है, क्योंकि यह सार्वभौमिक मताधिकार पर आधारित है। देखिए, लोकतंत्र की ये जो गंभीर असंगति है, ये सिर्फ लास्की नहीं, लास्की के बाद में इंडियन थिंकर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू भी इस पर फोकस करते हैं। बहुत अन्य विचारकों ने भी कहा है, लेकिन इनके ये महत्वपूर्ण विचार हैं। अरस्तू और ब्राइस कहते हैं कि अकेले व्यक्ति के निर्णय के बजाय सामूहिक निर्णय बेहतर होता है। मानकर ही चलते हैं कि अकेले की बजाय समूह का जो बुद्धि होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस आधार पर उन्होंने डेमोक्रेसी का बचाव किया। वाल्टर बेजोट, पुस्तक का नाम फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स, 1872 में ये पुस्तक आई। इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर ऐतिहासिक प्रक्रिया का विश्लेषण कर यह दिखाया कि समाजों में दो तरह के गुण होते हैं, इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन यानी अनुकरण, इमिटेशन होता है अनुकरण, पीछा करना, और इंस्टिंक्ट ऑफ डिस्कशन यानी विमर्श का इंस्टिंक्ट होना। तो इंस्टिंक्ट ऑफ इमिटेशन को माना कि यह हर समाज में होता है, अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, लेकिन यह प्रगति में बाधक होता है और इसे तोड़ना आवश्यक है। वहीं जो विमर्श का इंस्टिंक्ट ऑफ डिस्कशन है, विमर्श का इंस्टिंक्ट है, यह कुछ एक समाजों में होता है, यह एक वरदान है, यह प्रगति का पोषक है, सहिष्णुता का पोषक है, यह संपूर्ण सामाजिक क्रांति की कुंजी है। यानी एक तरीके से वाल्टर बेजोट ने इंस्टिंक्ट ऑफ डिस्कशन के आधार पर लोकतंत्र का बचाव किया, लोकतंत्र को अभिष्ट बताया, लोकतंत्र को सराहा। लोकतंत्र के विपरीत यानी लोकतंत्र से उस सिरे पे, विरोधी सिरे पे सबसे ज़्यादा दूर जो प्रणाली है वह है टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म शब्द मुसोलिनी ने दिया। देखिए, जो टर्म्स कोइन करते हैं ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक, टोटलिटेरियनिज्म इन पर्सपेक्टिव 3 व्यूज़ पुस्तक इन्होंने दी और इन्होंने 6 लक्षण बताए। अधिकांश लेखक सर्वाधिकारवाद को एक आधुनिक घटना मानते हैं कि ये सर्वाधिकारवाद है वो मॉडर्न टाइम का फिनोमिना है, लेकिन बैरिंगटन मूर तथा पॉपर ये इसे एंशिएंट टाइम में भी इसे सर्च करते हैं। जैसे बैरिंगटन मूर ने पॉलिटिकल पावर एंड सोशल थियरी 1958 में चीन और भारत के जो प्री इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी है इनमें भी सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं की पहचान की। पॉपर ने प्लेटो, ईगल और मार्क्स के विचारों को सर्वाधिकारवादी कहा, उनके विचारों में सर्वाधिकारवादी तत्व ढूंढे। आमंड एंड पोवेल की पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। इसमें इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल दिया। देखिए, अचानक जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनमें संबंधित टॉपिक से जो टॉपिक होता है, जो चैप्टर होता है उससे संबंधित ही सब कुछ नहीं होता, बहुत सारी इधर उधर की बातें होती है। यह शिकायत मेरी भी टेक्स्ट बुक से रहती है। तो इसमें आमंड एंड पावेल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच का एग्जाम्पल आता है कि राजनीतिक प्रणाली की 4 क्षमताओं की बात की इन्होंने, आमंड एंड पावेल ने। वो क्षमताएं हैं रेगुलेटिव, एक्सट्रैक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेस्पॉन्सिव। देखिए, इन विशेषताओं की बात करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि आमंड एंड पावेल के अनुसार, यानी जो प्रणाली सिद्धांत है, सिस्टम थियरी है, वो ये मानती है कि लोकतंत्र में 4th
जो गुण है वह महत्वपूर्ण होता है, वहीं सर्वाधिकारवादी प्रणालियों में रेगुलेटिव और एक्सट्रैक्टिव होते हैं। अभी बात आ गई तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कंपैरेटिव का है, लेकिन आमंड एंड पॉवेल के द्वारा ये जो 4 क्षमताएं दी गई हैं, ये कुछ पुस्तकों में 4 हैं, लेकिन वास्तव में ये 5 हैं। यह यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आया कि इनका क्रम क्या है। तो गाबा में इसे 4 बताया गया, लेकिन वास्तव में 5 हैं, और 5वीं विशेषता है सिंबॉलिक। और इनका जो क्रम है वह है, याद रख लें, ERD की एक बैटरी होती है, और मोबाइल जो रेडिएशन छोड़ता है उनको SR रेडिएशन कहते हैं। यह इनका क्रम है। मिलोवनजिलास द न्यू क्लास 1957 में ये पुस्तक आई। इसमें इन्होंने साम्यवाद की आलोचना की और ये कहा कि साम्यवादी दलों के अधिकारी इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वह एक न्यू क्लास बन गई है। ये जो न्यू क्लास है ये कौन है? ये कहना चाह रहे हैं कि जो पदाधिकारी हैं साम्यवादी दलों के, वह अपने आप में एक क्लास बन गई है, जबकि क्लासलेस सोसाइटी की बात मार्क्सवाद करता है। विचारधारा स्वतंत्रता की दुश्मन है। मिलोवनजिलास का मानना है कि विचारधारा स्वतंत्रता की दुश्मन है। पोपर और हन्ना अरेंट, ये विचारजिलास का नहीं, इनका है। पोपर और हन्ना अरेंट दोनों विचारधारा को स्वतंत्रता की दुश्मन मानते हैं। पोपर विचारधारा केवल सर्वाधिकारी समाजों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ सब मनुष्यों को एक सांचे में डालने की कोशिश की जाती है। और हन्ना अरेंट द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म में सर्वाधिकार की 2 विशेषताएं बताई, आइडियोलॉजी एंड टेररिज्म। हन्ना अरेंट विचारक के रूप में आप पढ़ेंगे किस प्रकार से उन्होंने जो कार्य हैं उनको 3 वर्ग माना, और किस प्रकार उनका पावर 2 का कॉन्सेप्ट और टोटलिटेरियनिज्म के लिए जो रूटेड क्लास हैं किस प्रकार वो उसे उदय का कारण बनते हैं। तो ये था लोकतंत्र के विकास और लोकतंत्र के विरोधी टोटलिटेरियनिज्म की संकल्पना से रिलेटेड इस पुस्तक में, इस चैप्टर में